केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और प्रहार लेकर पटना से हाजिर हूं मैं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा आज पहला चरण था चुनाव का और ऐसे में भरपूर रंगत बिहार में देखने को मिली है, जहां जज्बात भी थे, जनमत की आवाज भी थी और पूरा जोश भी था, जो तस्वीरें लगातार हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाई भी है। और प्रहार में आज इसीलिए बात बिहार के हर उस पहलू की करेंगे जिसमें आगे का भविष्य भी दिखाई देगा और आज क्या कुछ मतपेटी में कैद हो गया है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरे दिन का बही खाता आपके सामने रखेंगे। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्रहार की और आपको सबसे पहले हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे। वो 4 तस्वीरें जो पूरे दिन का सूरत हाल आपको फटाफट बताने वाली हैं। चलिए सबसे पहले तस्वीरों से ही शुरुआत कर रहे हैं और पहली तस्वीर आप देखिए। आप ये पहली तस्वीर जो देख रहे हैं जहां पर तेजस्वी को मां का आशीर्वाद मिला, विजय सिन्हा पर अटैक हो गया, मुस्लिम वोटर किस तरफ जाएंगे, ये तमाम चीजें। और भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी ये है कि बिहार में वोटिंग का सिर्फ आखिरी घंटा बाकी है। सिर्फ आखिरी 1 घंटा 5 मिनट बचा है वोटिंग का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दोपहर 3 बजे तक 53.77% मतदान हुआ है। यानी बहुत ज्यादा, अगर आप समझे कि बहुत अच्छी वोटिंग हो गई है तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उम्मीद तो ये थी कि बिहार जमकर वोट करेगा। लेकिन अभी ये जो 1 घंटा 5 मिनट 4 मिनट बचा है, इसमें कितनी वोटिंग होती है इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि अगर अब वोटिंग प्रतिशत थोड़ा चेंज 60+ हो जाए तो आप समझिए कि काफी अच्छा प्रतिशत आएगा। और आपको दिन भर की 4 बड़ी खबरें, जो बात मैं पहले भी कर रही थी कि दिन भर की 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे हम। आपको बताते थे कि सबसे पहले विजय सिन्हा पर अटैक हो गया। डिप्टी हैं बिहार के मौजूदा और चुनावी मैदान में हैं और लखीसराय वो पहुंचते हैं और अचानक उन पर अटैक हो जाता है। आरोप लगते हैं आरजेडी समर्थकों पर, आरजेडी नेताओं पर। इस खबर को और विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, आरजेडी समर्थकों पर आरोप लगा है क्योंकि ये कहना है विजय सिन्हा का कि उन्होंने अटैक किया है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस भी एक्टिव हो गई है। क्या पुलिस का कहना है वो भी वर्जन भी आपके सामने रखेंगे। आरजेडी एमएलसी से बहस की बिल्कुल अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां खुलेआम ऐसे बहस हो रही थी चुनावी माहौल में भी, जो सोचकर आप हैरान रह जाएंगे, देखकर हैरान रह जाएंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और चौथी तस्वीर, बुलडोजर एक्शन होने की बात हो रही है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जिन्होंने इस तरह से कानून तोड़ा है, जिन्होंने इस तरह से कानून हाथ में लिया है, उन पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, बुलडोजर एक्शन होगा सरकार बनते ही। गुंडों पर उन्होंने खास तौर से जिक्र किया है, गुंडों पर कार्रवाई होगी, ये बातें चल रही हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ, देखिए चुनावी माहौल तो था ही, चुनावी माहौल में सब लोग वोट करने पहुंचे थे और अचानक विजय सिन्हा पर अटैक हो जाता है। ये जो सब कुछ होता है उसको लेकर चुनावी माहौल फिर से गर्म हो गया है। वार पलटवार का दौर चल रहा है कि क्योंकि ऐन चुनाव के दिन आप सोचिए ऐसे अटैक होना एक बहुत गलत मैसेज देता है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, फिर और खबरों की बात करेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन से 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान तक बिहार की 18 जिलों की 121 सीटों पर सियासी टेम्परेचर अप डाउन होता रहा। 4 तारीख की शाम 5 बजे से थमे पहले चरण के सियासी शोर तक बिहार में जुबानी जंग जारी रही। पीएम मोदी का कट्टे वाला वार। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। योगी का पप्पू टप्पू अप्पू वाला वार। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर तेजस्वी में एनडीए को सीधी चुनौती दे रहे हैं। लोग घर से मस्ते कर रहे थे वोट डालने के लिए, इनके बाप का राज है, ललन के बाप का राज है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लालू यादव की एंट्री भी देखने को मिली। वहीं दिग्गजों के बीच जन सुराज इस मुकाबले का तीसरा कोण बन गई और प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। 18
जिलों की 121 सीटों पर चले सियासी घमासान का नतीजा आज ईवीएम में बंद हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लाइन देखी गई। मतदान शुरू होते ही एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने जनता का दिल जीतने का आखिरी प्रयास किया और अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 6:45 बजे मतदाताओं से अपील की और कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसके बाद करीब 9 बजे पोस्ट करते हुए कहा, बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी ने अभूतपूर्व बहुमत का जिक्र किया तो दूसरी तरफ पोलिंग बूथों पर दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। हमें कभी डाउट नहीं, कभी कोई डाउट नहीं। इस बार के रिजल्ट ऐतिहासिक होंगे, प्रामाणिक होंगे। एनडीए इज कमिंग टू पावर विद ए बैंग। विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। भूरा बाल साफ करो और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। तो जो कुछ हुआ है विजय सिन्हा के साथ वो अचानक हुआ। विजय सिन्हा वहां पहुंचे और अचानक अटैक होने लगा। किसी ने गोबर फेंक दिया, किसी ने चप्पल फेंकी और इतनी वहां पर अफरा तफरी मच गई, जो आप आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। आप देखिए उस समय एकदम अफरा तफरी मच गई। विजय सिन्हा भी कुछ समझ नहीं पाए कुछ पलों के लिए, क्योंकि अचानक लोगों की भीड़ पहुंचती है और सब कुछ इधर उधर हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तब तक घटना घट चुकी थी। और ये चुनावी दिन हुआ है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद हुआ या कहीं गए हैं प्रचार प्रसार के लिए वहां पर हुआ है। ये चुनावी दिन हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मौजूद थे वहां पर, उन्होंने विजय सिन्हा से बात की है पूरे घटनाक्रम को, उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर, उन्हें सुनिए जरा। फिर हमको खबर किया, हमने एसपी को कहा, एसपी ने वहाँ गया लगभग 10 बजे। तो वो 2 बूथ था, एक बूथ का पोलिंग एजेंट आया, बुजुर्ग आदमी थे, एक नौजवान था, वो डर से आया ही नहीं। फिर हम गए तो हमको पोलिंग एजेंट बताया कि जाके मोहल्ला में दलित और अति पिछड़ा को धमका दिया है कि वोट देने जाओगे तो तुम लोग को मारपीट करेंगे, अति भयभीत किया। हमने कहा कि ठीक है, हम बूथ से निकले और गांव जाने लगे। गांव में लोगों ने घेर लिया। जब हमारा बॉडीगार्ड, गांव नाम है, हाँ, खुरियाड़ी, और जब हमारा बॉडीगार्ड उतरा तो महिला और बच्चे को आगे करके गाली गलौज, ढेला, पत्थर, चप्पल फेंका। ये जंगल राज का दृश्य फिर दिखाई पड़ा जो 90 के दशक में होता था। प्रशासन की भी अकर्मण्यता झलकी जब वो आया था। जब इस तरह की घटना है तो वो रोड का मामला, रोड तो बन रहा है, आप लोग भी ने देखा कि रोड बन रहा है, रोड 10-20 दिन पहले से ही शुरू है। तो इस तरह की घटना आज भी जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है विजय सिन्हा के। कौन लोग थे? कौन लोग थे? आरजेडी के कुल लोग थे, आरजेडी के गुंडे लोग थे। ये फिर जानलेवा हमला है, मतलब आपको तो देख रहे हैं तो एक बार आप खुद दिखाइए। ये देखिए, ये गोबर के निशान और जो शीशे पर पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं क्या? तो हमारा बॉडीगार्ड को लगा, दिखाइए ना, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है और पत्थर भी फेंके गए हैं। पत्थर भी, रोड का ही पत्थर उठा के फेंका। लेकिन डीजीपी विनय कुमार से हमारी फोन पर मैंने ही बात की, उन्होंने कहा कि ये मामूली घटना है, कोई हमला नहीं हुआ है, रोड नहीं बनने को लेकर लोग आक्रोशित। गलत उनको फीडबैक दिया गया है। रोड तो ऑलरेडी बन रहा है और सारे गांव में 173 रोड अनुशंसा हमने किया, सारा रोड बन रहा है। ये गलत फीडबैक है और इस तरह के बिना जानकारी की एसपी की अकर्मण्यता साफ झलक रही है। 3 घटनाएं हमारे यहाँ घटित हुआ। ऐसी सारमाप में मेरे कार्यकर्ता को पीटा गया, जिस गांव में अभी मौजूद हैं, गोवर्धन यादव के पुत्र को, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। कल विभीषण केवट की वो मार करके हमारा कार्यकर्ता है, मंडल स्तर का पदाधिकारी, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, एक अरेस्टिंग नहीं है। लेकिन डीजीपी क्यों इसे हल्का बता रहे हैं? बहुत हल्का बता रहे थे, फोन पर बात हुई, वो अपने एसपी की अकर्मण्यता को छुपा रहे हैं। आपने बुलाया था एसपी को, मैं आप बोल रहे थे स्पेशल फोर्स भेजो, वो फोर्स आई, एसपी साहब आए?
एसपी डीएम के सामने ही हंगामा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। आईजी साहब भी आए थे क्या? उसके बाद कोई कार्रवाई हो रही है? अब पता नहीं ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, चूंकि एक डिप्टी सीएम पर हमला है सर, ये बहुत बड़ी बात है। रविशंकर प्रसाद जी भी ने कहा कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। निश्चित तौर पर ये साफ झलकाता है कि राजद कांग्रेस की मानसिकता क्या है, किस तरह से वो बिहार में वातावरण लाना चाहते हैं। और ऐसे बूथ है प्रशासन पर सवाल है सबसे, ये ठीक है सर। ठीक है, क्या होगा बंदा? इसी के बेटा को पीटा गया था, बताओ क्या घटना है? घटना तो आए थे सर, उसके विरोध में जो है इन पर कुछ हमने इनके पर कुछ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, मैंने जाति सूचक गाली दिया गया और जो भी किया गया उसके ऊपर में जो है, और इनके ऊपर मैंने कुछ बोलना चाह रहे थे तो सुरक्षा गार्ड उनको रोका, पकड़ने के बाद एक छोड़ दिया गया। तो क्यों पकड़ाया, इसके कारण जो है उसका परिणाम हुआ कि हमारे बेटा को दूसरे दिन गली में जाते हुए मारा। मतलब वोट नहीं देने के लिए ऐसा हुआ क्या? जी, क्यों लाया डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को गाँव क्यों लाया? आपने सुबह भी ये कहा था कि विरोध किया जा रहा है, वोट देने से धमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर, और देखिए दलित अति पिछड़ा को पहले भी रोका जाता था, इधर एनडीए शासन में वो वोट देने लगे तो उनको लगा कि वो वोट हमको मिलेगा नहीं, इसलिए इस तरह की कर्मण्यता। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि लिख के ले लीजिए विजय सिन्हा नहीं जीतेगा। तो लखीसराय क्षेत्र की हर जाति की जनता जो शरीफ सज्जन लोग हैं वो विजय सिन्हा को आशीर्वाद देता है और हर बार जीतता है। लेकिन डिप्टी सीएम होने के नाते आपको इतनी सुरक्षा मिली है, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ गोबर के निशान और तमाम चीजें। अब हम अपने पुलिस को अपने सुरक्षा को लाठीचार्ज कराते या गोली चलाते तो उसका मैसेज खराब जाता। हमने रोका, हमने अपने समर्थकों को भी कहा कि शांति बनाए रखिए, ये लोग जान के उन्माद पैदा करना चाहता है, ये जान करके चाहता है कि सामाजिक तनाव बढ़े और अराजकता फैले, जंगल राज लौटे। उसके बाद भी कुछ और गांव में भी आप गए थे, वहां पर भी कुछ में वहाँ का आरजेडी का एमएलसी अजय सिंह है, दारू पी करके जाके वहाँ के गांव के लोगों को गाली गलौज, हंगामा, रगेदा रगेदी, ये पूरी तरह से बौखलाया हुआ मानसिकता साफ झलक रहा है। आप एसपी और डीएम के खिलाफ भी बोल रहे हो, कायर है, एसपी है, डरपोक है, डीजीपी साहब ने सीधे इस मामले को हल्का बता दिया, आप जितना गंभीरता से बता रहे हैं। क्या प्रशासन भी आपको लग? बताइए कि इनके बच्चे के साथ, ये हमारा कवि जी हैं, यादव समुदाय से ही हैं, ये भी यादव अब हमारे साथ रहने वाले को पीटे तो विजय सिन्हा तो इतना कायर नहीं है कि मेरे लोगों को कोई धमका दे और हम चुप रहेंगे। तो प्रशासन इतना लचर क्यों रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अभी चुनाव आयोग है लेकिन सरकारी तंत्र तो आपका ही है। नहीं, ये चुनाव आयोग और सरकार भी समीक्षा करेगी इससे मानसिकता के लोगों का। ठीक है, तो ये विजय सिन्हा साहब अभी भी एक बूथ पर पहुंचे हुए हैं। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि सरकार भी समीक्षा करेगी, चुनाव आयोग भी समीक्षा करेगा और जैसे ही सरकार बनेगी बुलडोजर एक्शन होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्योंकि आज जो कुछ हुआ इन 4 तस्वीरों के जरिए जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि हुआ क्या। विजय सिन्हा पहुंचते हैं और वहां पर अचानक उन पर अटैक हो जाता है लखीसराय में। अप्रत्याशित था, उन्होंने भी नहीं सोचा था और उसके बाद आरोप लगता है आरजेडी समर्थकों पर कि उन्होंने जानबूझकर हो हंगामा किया और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद भी पूरा ये जो घटनाक्रम हो गया, उसके बाद भी जो तनाव था वो कम नहीं हुआ। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो बहस करने लगते हैं, बात को बढ़ाने लगते हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पूरा जो स्थिति, जो हालात बने हुए थे उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी एमएलसी बहस करने लगते हैं और ये बहस बहुत देर तक चलती है। चौथी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की बात अब हो रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार बनेगी तो बुलडोजर एक्शन होगा इन गुंडों पर। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के इन गुंडों पर एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो पूरा लबोलुआब है, देखिए आज जो चुनाव का दिन था, पहला चरण था, वोटिंग हो चुकी है पहले चरण के लिए और इसमें बहुत सारे बड़े चेहरे थे जिनके लिए वोटिंग हुई। विजय सिन्हा भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर किस तरह से वार पलटवार, किस तरह के रिएक्शंस आए, हुआ क्या था मौके पर लखीसराय में, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। चलिए रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे सुमित झा के पास लिए चल रहे हैं। वहां पर कुछ हलचल देखने को मिल रही है। सुमित, आप वहीं मौजूद हैं लखीसराय में जहां पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या अपडेट है, बताइए दर्शकों को।
देखिए, मैं वो गाड़ी दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यही इसी में सवार थे विजय सिन्हा और ये गाड़ी दिखाई ज़रा। इसमें गोबर के निशान अभी भी लगे हुए हैं, यहाँ पर शीशे पर गोबर के निशान। संतोष, थोड़ा आगे अगर आप दिखा सकते हैं, ये गोबर के निशान और यहाँ शीशे साफ तौर पर दिख रहे हैं कि अभी भी वो निशान लग रहे हैं। सर, बुलडोजर एक्शन की आपने बात कही थी। पूरी तरह से बिहार में गुंडा के छाती पर बुलडोजर चलेगा। मुजफ्फरपुर में एक बलात्कार किया था राजद का समर्थक, घर पर और उसका होटल पर बुलडोजर चलाए थे। और बिहार में सरकार बनेगी, इस तरह के गुंडे मानसिकता के लोग, हर समाज के अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। अपराधी, गुंडा और भ्रष्टाचारी का कतई महत्व नहीं देंगे। आपको लगता है कि प्री प्लान, क्योंकि गोबर कभी हाथ में ऐसे लेकर तो अचानक नहीं, पत्थर हाथ में लेकर तो अचानक खड़े नहीं हो जाएंगे। तो प्लानिंग, देखिए बौखलाहट में जो उसके नेता प्रतिपक्ष बोले कि कभी नहीं जीतेगा और जनता जिता रही है, तो उनकी बौखलाहट किसी न किसी रूप में प्रकट हो रही है। तो लगातार आप गांव में घूम रहे हैं, 2 गांव की आप इंसिडेंट बता रहे हैं। देखिए, ये घटनाएं निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्लानिंग वे में कुछ लोग खेले हैं, लेकिन विजय सिन्हा इससे डरने वाला नहीं है। जनता का सेवक है, जनता के बीच कल भी था, आज भी है, कल भी रहेंगे। आखिरी सवाल, चुनाव आयोग से क्या मांग कर रहे हैं? चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर संज्ञान लेनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर अगर जो पदाधिकारियों की अकर्मण्यता झलकती है तो उस पर एक्शन होनी चाहिए। ट्रांसफर निश्चित तौर पर ऐसे अकर्मण्य लोग, 3 घटनाएं हुआ यहाँ के, हमारा कार्यकर्ता पर इसी का सूरज पर मारपीट किया। गोवर्धन यादव के पुत्र हैं। अब बताइए कि कोई कार्यकर्ता किसी के गांव में आएगा? मेरा ही तो कार्यकर्ता। आप सुन रहे थे विजय सिन्हा को जो बता रहे हैं, उनके अंदर बहुत नाराजगी है इस घटनाक्रम के बाद, और जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम का पद है उनके पास, और इस बीच इस तरह का घटनाक्रम हो जाना बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। और वही गुस्सा उनकी बातों में आप देख रहे होंगे। सुमित झा जो हमारे सहयोगी, उनसे बात कर रहे थे। लेकिन आखिर हुआ क्या था लखीसराय में जब विजय सिन्हा वहां मौके पर पहुंचे थे? अचानक स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई? आपको तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी बताने, रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी करते लोग, गाड़ी पर कीचड़ और फेंकी गई चप्पलें। ये तस्वीरें बिहार के लखीसराय से हैं, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। वो भी तब जब वो इस इलाके से चुनाव प्रचार के लिए गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया और कार को चारों तरफ से घेर लिया। विजय सिन्हा का आरोप है कि ये हमला आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया है। सुबह में 6:30 बजे मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया, शिकायत किया। हमने एसपी को खबर किया, एसपी आया, यहाँ कहा कि शांति है। 2 बूथ था, किसी तरह से एक पोलिंग एजेंट को ला के बैठाया गया। जब हमने आया और उनसे मिला तो कहा कि गांव में मोहल्ले में अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों को डरा धमका दिया। जब गांव बढ़ने लगे, ये लोग आके हंगामा करने लगे, चप्पल जूता फेंकने लगे, गोबर फेंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे। हमने एसपी को खबर किया, एसपी आते हैं, हम बात करेंगे। ये तमाशा कर दिया है इस गांव के अंदर। ये राजद के गुंडे लोग जब सत्ता में नहीं है तो इतनी इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसे लोग ये शायद भूल गए कि एनडीए सरकार सुशासन स्थापित करती है और शासन को चुनौती देने के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार बनते ही गुंडों पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। इतना ही नहीं, लोगों ने गाड़ी पर पथराव करने की कोशिश की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विजय सिन्हा यहां के एसपी पर जमकर बरसे। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए, गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई।
तो देखिए ये पूरा घटनाक्रम हो गया और इस पर हमारी नजर है, क्योंकि क्या एक्शन लिया गया हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन देखिए हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं सागर को देख पा रहे हैं, आप अमृत को देख पा रहे हैं, और भी हमारी सहयोगी पलक जुड़ी हुई है। एक तरह से पूरी टीम आपको हर तस्वीर बिहार की दिखा रही है। लेकिन विजय सिन्हा प्रकरण पर जिस तरह से अटैक हुआ, इस पर क्या एक्शन हुआ, सबसे पहले वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विजय सिन्हा मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आदेश जांच के दे दिए गए हैं और ये बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आज पहले फेज के दिन ही ऐसा घटनाक्रम हो जाना बताता है कि मनमर्जी कहीं ना कहीं चल रही थी। आरजेडी जो समर्थक है उग्र हो गए और ऐसे में हो सकता है अगले फेज में आप और ज्यादा तैनाती देखें सुरक्षा बलों की। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है। हम पहले अमृत के पास जा रहे हैं। अमृत, आप सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, फर्स्ट फेज की रौनक आपने जमकर देखी है सुबह से, जरा अपने शब्दों में पिरोकर बताइए क्या देखा आपने। बिल्कुल सलोनी, यहाँ सब मिलेगा अब, क्योंकि अब कुछ मिनट का इंतज़ार है और यहाँ उम्मीद भी है, यहाँ कोशिश भी है, यहाँ क्या हुआ उसे लेकर समीकरण भी है और तमाम चीज़ें। लेकिन सबसे पहले आज के इस पूरे दिन को अगर हम समझे तो सबसे बेहतर बताने के लिए यहाँ के BLO साहब हमारे साथ हैं। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, अब कुछ मिनट बचे हैं, कैसे मतदान प्रक्रिया चली आज? यहाँ शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चली है और बहुत ही बेहतरीन मतदान हुआ। इस बार महिलाएं लोग को देखे हैं कि पुरुष के अपेक्षा ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिया गया है, तो यहाँ पोलिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। कहीं कोई परेशानी नहीं? कहीं कोई परेशानी नहीं है। मतदाताओं में उत्साह? हाँ एकदम। चलिए आप बताइए, आपने मतदान किया? बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, उंगली दिखाइए एक बार, और क्या मुद्दे यहाँ पर हैं जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने मतदान? शिक्षा और विकास है, शिक्षा और विकास है, बहुत विकास हो रहा है, आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको। ठीक है अमृत, आप वहाँ की रौनक दिखा रहे हैं, सुबह से लोग ये निकल रहे हैं सोच के कि उनके मुद्दे क्या हैं और उस हिसाब से वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ पलक भी जुड़ी हुई है। पलक, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया इस बार वोटिंग प्रतिशत, क्या अब जो फाइनल आंकड़े आएंगे उतने बेहतर आ पाएंगे पिछले साल के मुकाबले? देखिए उम्मीद तो यही है कि राघोपुर की अगर हम बात करें तो आज पूरा दिन हमने 5 बूथ जो है वहाँ की तस्वीरें दिखाई और कोई भी एक ऐसा बूथ नहीं था जहाँ पर हमें भीड़ नजर नहीं आई। वहाँ पर हमने देखा कि सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है वो ये थी कि आधी आबादी जो है वो वोटिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आई और एक उत्साह के साथ वहाँ पर आ रही है। मतलब सुबह से लेकर अभी शाम तक अगर हम बात करें, अब तो यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन सुबह से ही हमने देखा कि आधी आबादी जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया। अलग से लाइन थी, अलग से व्यवस्था जो है उनके लिए की गई थी। हमारे साथ भी आपको बताते हैं यहाँ पे BLO ऑफिसर है, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राघोपुर में किस तरीके से आज पूरी वोटिंग जो है वो रही है। क्या उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा वोटिंग? ज्यादा वोटिंग हुई है, अच्छा परसेंटेज है, 73-74% के हिसाब से हुआ है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर हमने फीडबैक लिया BLO से, तो उन्होंने कहा कि मतलब ऑलमोस्ट पूरा गांव ही वोट डालने के लिए आया है। हाँ ऐसा ही है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और करीब 100% लोग पहुंचने का कोशिश किए हैं और वोट डाले। और साथ ही महिलाओं के लिए मैंने देखा कि महिलाएं बहुत ज्यादा आज आई। हाँ, पुरुष से ज्यादा महिला इंटरेस्टेड थी और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और वोट की। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं जिक्र कर रही थी, जो तस्वीर मैंने सुबह से ही देखी वो तस्वीर ये थी कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए जो है वो आई थी। हम जिस भी पोलिंग बूथ पर गए वहां पर ठीक है पलक, आप बता रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले जो पिछली बार चुनाव हुआ था उससे बेहतर की उम्मीद वहां पर हो रही है। क्या फाइनल आंकड़े आते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर अलग अलग जगहों से चप्पा शूट कर रहे हैं रिपब्लिक भारत के लिए। सागर जहां जहां पहुंचे पहले फेज के लिए, कितना उत्साह आप देख रहे हैं और क्या जितना उत्साह था उतना वोटर टर्नआउट हुआ भी? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो सूरज अब ढल चुका है, आसमान में चांद अब दिखने लगा है और ईवीएम मशीन में उन नेताओं की किस्मत आम जनता ने कैद कर दी है जिन्होंने आज अपनी ताकत दिखाई है। अब देखिए 14 तारीख को तय होगा कि आखिर किस नेता को आम जनता ने वोट की चोट मारी है और किसको सराखों पर बिठाया है। अब देखिए अगर मैं बात करूं जिस पोलिंग बूथ पर मैं था, देखिए वहां पर भी अब मतदान की प्रक्रिया लगभग अब पूरी हो चुकी है। अब देखिए सभी अधिकारी अब धीरे धीरे तैयारियां कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि जो एक लंबी कतार थी वो लोग अब देखिए यहाँ से अब निकल चुके हैं। लेकिन
सलोनी सबसे बड़ी बात जो 3 बजे तक जो आंकड़े आए थे 53.77 वो पिछले सन 2010, 2005, 2015, 2020 इन चारों सालों की अपेक्षा ये आंकड़े ज्यादा थे। इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है पहले चरण में लगभग 65% से ऊपर रहने वाला है। ये लगभग तय माना जा रहा है। अगर ये मतदान का फीसदी अगर ये आंकड़ा अगर बढ़ेगा तो फिर देखना अहम होगा कि आखिर ये जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है ये एनडीए के फेवर में जाएगा या फिर यहाँ पर आरजेडी और महागठबंधन के खेमे के पाले में जा सकता है। इसीलिए देखिए नेताओं की बेचैनी और भी बढ़ गई है कि आखिर इस पे हम सभी की नजर है, क्योंकि देखिए यही समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरफ जा रही है वोटर्स की जो चाह है, जो उनकी इच्छा है, उनका जनादेश है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार प्रहार पे अपने सहयोगियों से जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन एक पूरा मुद्दा जो इस पूरे चुनाव में बहुत चर्चा में रहा, कुछ नेता तो स्पेशली मुस्लिमों के रहनुमा बनकर आ गए, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में मुसलमानों पर कई लोगों ने कहा कि हमारा एकाधिपत्य है, कई ने कहा कि हम आ रहे हैं उन्हें बचाने, हैदराबाद से आ रहे हैं, कई ने एक नई पार्टी के तौर पर कहा कि अल्लाह के नाम पर आपको घरों से निकलना है। इस तरह की बयानबाजी भी हुई और अब ये जो मुस्लिम वोटर है ये सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि 17% आबादी है इनकी और ये गेम चेंज कर सकते हैं। तो ये किस तरफ जा रहे हैं ये भी आज हमने दिन भर जानने की कोशिश की। इस बीच गिरिराज सिंह ने तो ये भी कहा कि जो लोग बुरके में वोटिंग करने आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, कहीं इस बीच फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही है। गिरिराज सिंह ने किस तरह से सवाल खड़े किए, पहले उनको सुन लीजिए फिर आगे की बात। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। तो सुना आपने, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि यहाँ पर शरिया कानून लागू नहीं होगा, यहाँ जांच होनी चाहिए, उन्होंने ये बात कही। लेकिन क्योंकि मुसलमानों को लेकर बहुत सारे नेताओं ने दावे किए, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उन्हीं के पास आएंगे मुसलमान। तो आज दिन भर हमने उन मुस्लिम वोटर्स से जानने की कोशिश की कि उनका मन क्या कहता है। क्या कोई भी नेता कुछ भी बोलता है उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए, तो क्या ये उनकी तरफ चल पड़ते हैं या ये खुद तय करते हैं कि इन्हें किस रास्ते जाना है। इन तमाम पहलुओं पर हमने अलग अलग जगहों पर, फुलवारी शरीफ में, पटना में महिला मतदाता वोटर्स जो थी, मुस्लिम वोटर्स, उनसे भी बात की, परिवारों से भी बात की। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव में चली जुबानी जंग के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी रहा कि भाईजान आखिर किसके साथ जाएंगे। एआईएमआईएम ने ऐलान किया कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, तो वहीं मुसलमानों को उनकी भागीदारी के मुताबिक हिस्सेदारी का ऐलान करने से तेजस्वी भी पीछे नहीं रहे और कहा कि जल्द ही डिप्टी सीएम में मुसलमान का भी नाम जोड़ दिया जाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। पहले चरण का चुनाव खत्म होने के साथ ही हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मुसलमान के मन में क्या है, मुसलमान किसके साथ है। फुलवारी शरीफ का ये मुस्लिम परिवार वोट डालकर बाहर निकला तो व्यवस्थाओं को लेकर आश्वस्त नजर आया। अंकल, आपने वोट कास्ट किया, अंदर सब व्यवस्था थी? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वोटिंग के बाद जब मुसलमान वोटर से पूछा गया क्या मुसलमान एक तरफा वोटिंग करता है, क्या मुसलमान किसी एक पार्टी का ही वोटर बनकर रह गया है, तो जवाब क्या मिला ये भी सुनिए। मुझे ये बताइए, जब वोट कास्ट करने जाते हैं मुसलमानों को लेकर एक अलग ही वो रहता है कि मुसलमान एक पार्टी का वोट है या मुसलमान सोचता नहीं है जहां सब कर रहे होते हैं वहां कर रहा होता है वोट, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा हाँ, अपना अपना सब आदमी सोचता है, अपना विचार आदमी रखता है और अपने हिसाब से वोट देता है। फुलवारी शरीफ के नसरुद्दीन का भी यही कहना है, जो भी सरकार आए शांति व्यवस्था पर काम करे। साथ ही ये भी बताया कि मौजूदा सरकार में शांति व्यवस्था कायम है। आपके दिमाग में फुलवारी शरीफ को लेकर क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए जो आपकी सरकार से इच्छा है कि नई सरकार जो बने वो चीजें पूरी करे? नई सरकार जो भी बने
शांति बनाकर रखे, किसी तरह की कोई झगड़ा विवाद ना हो, बस और कुछ नहीं। मुसलमानों को लेकर सियासी पार्टियों के बीच खिंची तलवार और उनके वोटों को लेकर मची खींचतान पर एक युवा मुसलमान क्या सोचता है और वो क्यों बदलाव की बात भी करता है, सुनिए। भेड़ के झुंड में नहीं ना जा सकते हैं। दरअसल जो सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहेगी उसी को लाएंगे ना, जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। और हर बार पुराने वाले सरकार को भी ला करके नहीं ला सकते हैं ना, क्योंकि वो तो अपना सब जगह सब कुछ एक जगह से स्थायी कर चुके हैं। जो नया आएंगे वो कुछ नया करेंगे। एक ही परिवार में दो मतों के बीच ये जवाब तो जायज लगता है कि मुसलमान अब किसी एक पक्ष पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो विकास की बात करता है, शांति चाहता है और बदलाव की भी बात करता है। बहुत बड़ा मैसेज है उन सियासी पार्टियों को जो सोचते हैं कि अगर वो चुनाव में आ गए, कहीं से आ गए, लैंडिंग हो गई, पहुंच गए और उनको लगता है कि वो 4 बात बोलेंगे और मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे। तो देखिए, ये पूरा परिवार है जो अलग अलग राय रखता है, अलग अलग बातें। एक परिवार में मतों का अलग होना बताता है सभी के मुद्दे अलग हैं। बिहार में पढ़ने वाली छात्राओं ने भी चुनाव के बीच अपने मुद्दों पर खुलकर बात की। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं हमारे साथ, कुछ मुस्लिम महिला मतदाता भी हैं। आपने क्या पहली बार वोट किया है? आपको देख के तो यही लग रहा है फिलहाल। यस मैम, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। प्रोसेस पूरा आसान था? बहुत इजी था। अच्छा, जेन जी क्या सोच कर वोट करता है? क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे? क्या आप चाहती हैं कि फुलवारी शरीफ में बेहतर हो? डेवलपमेंट चाहिए, कॉलेजेस वगैरह चाहिए। बिहार चुनाव में भाईजान को लेकर जमकर खींचतान मची रही। एक पक्ष मुसलमानों को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उस धड़े में उनका सिर्फ इस्तेमाल होता है, तो वहीं एक पक्ष ये साबित करने में लगा था कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी सिर्फ वही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने समझ लिया कि मुसलमानों का मन क्या कहता है और वो भी सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पार्टियां कितने बड़े बड़े दावे कर लें। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जहां पर आप देख रहे थे कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच इतनी दूरी आ गई थी कि परिवार भी कुछ बोलने से बच रहा था। आज राबड़ी देवी जब निकली तो उन्होंने सभी से पहले तो मतदान की अपील की और उसके बाद तेज प्रताप को लेकर भी क्या कहा वो भी सुन लीजिए। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं। सब अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है। माँ के दोनों बेटा का दूर दूर था। और सिर्फ राबड़ी देवी नहीं ऐसा है कि अपने बेटे के लिए बोल रही थी, तेज प्रताप के लिए बोल रही थी, रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप को लेकर बड़ी बात कह दी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव का ये फेज खत्म होते होते शाम तक कहीं दूरी खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसी कोई खबर ना आ जाए, क्योंकि सुर तो वैसे ही लग रहे थे। रोहिणी आचार्य को भी सुन लीजिए आप। ये मायने में उनके लिए इस बार पलायन पे रोक लगेगी। बस 8 दिन का ही बात है। 8 दिन के बाद हर लोग को, जो भी बेरोजगार है, सबको सरकारी नौकरियां मिलने वाली। 8 दिन के बाद कितना बड़ा बदलाव हो रहा है? आपके भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जरूर बिहार की जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है, सारे लोग उनको। तो इस बार बनेगी हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। बिहार से लगता है पलायन की समस्या अब दूर होगी और हर घर को रोजगार मिलेगा। जरूर 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 मिलेगी। जब सच्चे दिल से कोई ठान ले कि देना है नौकरी, जैसे भाई तेजस्वी ने 17 महीने में वो करके दिखाया, 5 लाख सरकारी नौकरियां, नियुक्तियां बांटी। तो इस बार अगर बिहार के मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो बिहार से पलायन दूर होगी। पूरा परिवार पहुंचा, लेकिन तेज प्रताप नहीं है। मिस कर रही हैं आप उन्हें? तेज प्रताप हमेशा हमारे दिल में है, उनका आशीर्वाद। राबड़ी देवी से आशीर्वाद मिल गया, अपनी बहन से आशीर्वाद मिल गया। ये तक कह दिया कि बहन ने ये कह दिया कि दिल में है। आप सोचिए, बहन और माँ से आशीर्वाद मिलने के बाद तेज प्रताप और उत्साहित हो गए। वैसे ही वो बता रहे हैं कि इस बार वो चुनावी मैदान में फतेह हासिल करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे जयचंदों के खिलाफ। और इस बार जब आशीर्वाद मिला तब क्या कहा तेज प्रताप ने, उन्हें भी सुनिए। वोट कर दिया है। हाँ, क्या मैसेज देना चाहिए? कितने जीत को लेकर कितने आश्वासन, कितनी सीट आ रही को लेके हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं और अभी हम महुआ निकल रहे हैं। माता जी ने आशीर्वाद दिया आज आपको जीत का। जी, माता जी ने आज आपको आशीर्वाद दिया जीत का, और रोहिणी ने मुझे कहा कि भाई हमारे दिल में है। देखिए, माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं, भाई बहन भी आशीर्वाद।
इस चुनाव के साथ हमने ये देखा था, जब तेज और तेजस्वी आमने सामने आए तो एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। तेजस्वी ने ये कह दिया कि उनका जो पार्टी है वही परिवार है, एक तरह से अपने भाई को उन्होंने साइड कर दिया था। और तेज प्रताप ने जब ये सुना तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उनके लिए जनता उनका परिवार है। लेकिन आज तस्वीर कुछ बदलती दिखाई दी। आज सुबह से माता के भी बोल नरम हो गए। राबड़ी देवी ने आशीर्वाद देने की बात कह दी, कहा दोनों बेटों को आशीर्वाद है। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी ये कह दिया कि उनके दिल में तेज प्रताप है। तो क्या ये जो बर्फ जम गई थी वो पिघल रही है इस पहले चरण की समाप्ति के साथ? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब तेज प्रताप तो निष्कासित हैं, वापसी तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टी में वापसी ना होकर अब घर में वापसी होने वाली है? क्या होने वाला है, इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में लालू के दोनों बेटे आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए। इस बीच राबड़ी देवी और दोनों बेटों को आशीर्वाद, प्यार, शुभकामनाएं देती नजर आई। दोनों बेटा के शुभकामनाएं। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं। सब अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। राबड़ी देवी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए चुनाव प्रचार तो नहीं कर सकी, लेकिन वो दिल से चाहती हैं कि तेज प्रताप जीतकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ा। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है। माँ के दोनों बेटा का आशीर्वाद। तेज प्रताप परिवार और पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिए गए हैं। अब वो खुद की नई राजनीतिक पहचान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। छोटे भाई को खुली चुनौती दे रहे हैं और अब सीएम बनने की इच्छा जता रहे हैं। अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा। वहीं तेजस्वी यादव भी चुनाव मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं और जनता से बदलाव की मांग कर रहे हैं। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। हम सब लोगों को मिलके नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है। भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे। तो बिहार में आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए। पूरा लालू परिवार तेजस्वी के साथ खड़ा दिखा। सिर्फ मां राबड़ी ही ऐसी थी जिन्होंने तेजस्वी के साथ तेज प्रताप के लिए भी दुआएं मांगी। बहरहाल सत्ता और विरासत का मोह दोनों भाइयों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। एक कहता है कि पार्टी ही माई बाप सब है, दूसरा कहता है जनता ही माई बाप है, परिवार है और पिता ही आदर्श है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ पलक जुड़ रही हैं, सीधे राघोपुर से उनका रुख कर रहे हैं, क्योंकि आप राघोपुर में मौजूद हैं। पलक, हमने ये देखा कि दोनों भाइयों के बीच बहुत तलखी आ गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। एक दूसरे गढ़ों में जाकर जमकर दूसरे के खिलाफ बोलना, अपील करना। कहीं कहीं आरजेडी समर्थकों ने नारेबाजी कर दी और कहीं तेज प्रताप खुद तेजस्वी के जो गढ़ है वहां पहुंच गए, जहां पर वो प्रमोट करने पहुंचे थे खुद को। तो समझिए कि तलखियां बहुत देखी गई हैं। क्या उन तलखियों का असर होगा? यादव वोटर्स क्या बढ़ जाएंगे और नुकसान इन्हीं दोनों को होगा? देखिए, इस बार अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो तेज प्रताप यादव बिहार का मुद्दा कम उठाते हुए नजर आए। अपने भाई का मुद्दा जो है, अपने परिवार वालों को मुद्दा जो है वो ज्यादा उठाते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वोटर जो है वो इस पूरे मामले को लेकर, इस तरीके के बयान को लेकर बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी जो है वो जरूर नजर आ रहा था। इस बीच अगर हम बात करें, आज जो एक तस्वीर सामने आई वो बहुत अलग थी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हम देखें तो लालू फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को इग्नोर करते हुए नजर आई, उनके लिए कोई बयान देते हुए नजर नहीं आई। लेकिन आज मां की तरफ से, राबड़ी देवी की तरफ से बयान सामने आता है। हम वापस आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि 5 बजे तक के चुनावी आंकड़े आ गए हैं। कितना प्रतिशत मतदान हुआ आपको बताते हैं। 7.13% मतदान हुआ है। 5 बजे तक के ये आंकड़े जो हम आपके सामने रख रहे हैं, शाम 5 बजे तक के आंकड़े आ गए। 7.13% मतदान हुआ है, यानी 6 बजे तक हम ये उम्मीद करें कि ये थोड़ा और बेहतर होगा और थोड़ा और बेहतर आंकड़े हम आपके सामने रख पाएंगे। लेकिन शाम 5 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि 7.13% मतदान हुआ है बिहार में। और पलक हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पलक, ये जो आंकड़े हैं,
ये और बेहतर होंगे। अमृत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पलक से हम दोबारा राब्ता करेंगे, लेकिन पहले अमृत के पास जा रहे हैं। अमृत, ये जो आंकड़े आए, उम्मीद करें कि शाम 6 बजे तक के आंकड़े आएंगे तो 65+ होंगे। नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये आंकड़े बेहतर हैं। पिछली बार 56 कुछ प्रतिशत वोटिंग हुई थी बिहार में और इस बार 60.13% वोटिंग हुई है। तो आप मानिए कि 4% मतदान जो है इस बार ज़्यादा हुआ है। हालांकि अभी अंधेरा है बहुत कम, शहरी इलाकों में आप उम्मीद कर सकती हैं कि थोड़े बहुत वोट परसेंटेज बढ़ेंगे। 60.13 है, हो सकता है 61 हो जाए या 60 ही कुछ हो, लेकिन ये पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा है। ये एक बेहतर संदेश है कि चुनाव दर चुनाव बिहार की जो जनता है वो मतदान को लेकर किस तरीके से जागरूक हो रही है, वो मतदान को लेकर कितनी उत्साहित है। और एक एक कदम सही, लेकिन बिहार ने जिस तरीके से अपना कारवा आगे बढ़ाया, जिस तरीके से मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर बिहार की जनता जागरूक हुई है, ये आंकड़े बताते हैं। इसे बेहतर कह सकते हैं क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर आप कहिए 4%, सीधे तौर पर 4% का इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार यहाँ पर कई मसलों का जिक्र किया जा रहा था। अगर ओवरऑल बिहार चुनाव की बात करें, जहाँ पर कई सवाल थे, विजय सिन्हा का एक मामला सामने आया, ऐसे एक दो छटपुट घटनाओं को छोड़कर अगर हम समझे कि फर्स्ट पेज की वोटिंग कैसी रही, तो कह सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में फर्स्ट पेज की वोटिंग भी बहुत अच्छी रही है। सलोनी जी, तो पिछली बार की तुलना में वोटिंग बेहतर रही है, आप ये बता रहे हैं। और सागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से तो ज्यादा हो गया है। अमृत कह रहे हैं कि गाँव वाले इलाकों में तो बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन क्या उम्मीद की जाए? 60 से 65 के बीच अनुमानित माने कि और बेहतर थोड़ा सा आएगा आंकड़ा, फाइनल जो आंकड़ा आएगा? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा उम्मीद यही थी कि इस बार वोटिंग का पैटर्न थोड़ा बदलेगा, क्योंकि साल दर साल ये आंकड़े लगातार ये बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह केवल एक है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार देखिए लोगों के बीच पहुंचकर जागरूकता फैला रहा है और मीडिया की टीमें भी बता रही हैं कि हाँ, आपका एक एक वोट जरूरी है, तो लोग घरों से बाहर निकल कर वोट डालें और देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वोटिंग के प्रतिशत को आप बढ़ाएं। और यही देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 121 सीटों पर हुआ, 18 जिलों में हुआ। अभी भी लेकिन देखिए 122 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाने दूसरे चरण में 11 तारीख को। उन 122 सीटों पर देखिए क्या हाल होने वाला है, क्योंकि पहले चरण में तो देखिए हमने 4 साल के आंकड़े को हमने पार कर लिया, लेकिन दूसरे चरण में भी अगर ये आंकड़ा वाकई में बढ़ता है तो फिर नेता लोग देखिए क्या दिलचस्पी क्या होता है उनका, क्योंकि बिल्कुल सागर आंकड़ा बढ़ता है तो देखिए दिलचस्पी इस पे भी रहेगी कि किसे कितना प्रतिशत वोट पड़ा है, जो आप भी कह रहे हैं सागर। और इस बीच बड़ी जानकारी और दर्शकों को दे दे, देखिए इस पहले चरण में बेगूसराय ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 67% के लगभग मतदान हुआ है बेगूसराय में, सबसे ज्यादा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय ने रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार। जो पूरी डिटेल आ गई है, 67.32% मतदान हुआ है। और 5 बजे तक के आंकड़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 5 बजे तक के आंकड़े, ये आंकड़े और बेहतर हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। और भी कई इलाके हैं, गोपालगंज की बात करें तो 64.96%, खगड़िया भी 60+ में, लखीसराय में भी 62.76%, जहां पर हमने देखा कि तनाव हो गया। माधोपुर में भी 65.76% मतदान हुआ है, 74%। तो कई ऐसे इलाके, मुजफ्फरपुर में 64.63%, तो कई ऐसे इलाके जो सामने। और समस्तीपुर में भी देखिए सेकंड हाईएस्ट बता रहे हैं 5 बजे का, 66.65%। तो 2 जगह बेगूसराय सबसे आगे है 67.32% के साथ। दूसरे नंबर पर समस्तीपुर में वोटिंग हुई है 66.65%। तो ये वो इलाके हैं जो पहले चरण में नजीर पेश कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि अगले चरण में इसको लेकर और लोग जागरूक हो और वोटिंग करें और ज्यादा संख्या में वोटिंग करें, जिससे बेहतर आंकड़े हम देख पाएं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप सभी सहयोगी आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन इस चरण में ये पहला चरण बहुत क्रूशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही वजह कि तमाम जो स्टार प्रचारक थे हमने वो देखे कि मैदान में पहुंचे, लोगों के पास अपील करते दिखाई दिए। जहां आप समझिए कि लगातार प्रचारक लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि हॉट सीट हैं, कई ऐसी हॉट सीट्स हैं जहां पर टक्कर भी कांटे की थी और उम्मीदवार भी कांटे की टक्कर देने वाले थे। और यही वजह है, तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, सिन्हा हो, मैथिली ठाकुर हो, आप देखिए कि खेसारी लाल हो, बहुत सारे नाम जो चुनावी मैदान में थे और जो चर्चा में बने रहे और उनके बयान या उनकी किसी तरह से एक्शंस लगातार
लोगों का ध्यान खींचते रहे। तो इन हॉट सीटों पर क्या होने वाला है, कैसा रहा उनके लिए आज का दिन, एक इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले गए। इस बीच कुछ सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोई कहीं अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं बाहुबली नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। वहीं भोजपुरी स्टार्स और राजनीति के नए चेहरों की एंट्री ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। राघोपुर में तेजस्वी की साख का इम्तिहान। राघोपुर सीट राजद की पारिवारिक सीट मानी जाती है। यहां से इस बार भी तेजस्वी यादव मैदान में हैं। यहां से तेजस्वी यादव 2 बार जीत चुके हैं। तेजस्वी का मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार से है, जिन्हें तेजस्वी पहले 2 बार हरा चुके हैं। जेएसपी के चंचल कुमार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी राघोपुर सीट पर तेजस्वी की साख दांव पर लगी है। अब देखना होगा जनता किस पर मुहर लगाती है। मोकामा में बाहुबलियों का घमासान। ये सीट चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दुलारचंद की हत्या के बाद यहाँ प्रतिशत आबादी ने पूरी सेना को कब्जा किया हुआ है। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ये कहकर कि जेनजी इन बातों को देखे समझे, प्रवोक कर रहे हैं ना। ये सारी बातें दर्शाता है कि किस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी आज हताशा और निराशा के इस दहलीज पर आ गई है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए हर संभव बहाना ढूंढ रही है। पहले ईवीएम, अब सारे ईवीएम ठीक हो गए। मजाल है कि गलती से कोई विपक्ष का नेता बोल जाए कि भैया ईवीएम खराब है, उसके बाद नया बहाना क्या, वोटर लिस्ट। अरे प्रभु, अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? जाइए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए। वहां पे आप प्रेस मीडिया के सामने हंगामा करेंगे, बिहार में आके 10 दिन हलचल मचा के दौड़ भाग करके भ्रमित करने का काम करेंगे। बस जब अधिकृत तौर पर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी तो ना आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और दूसरा, अगर एसआईआर इतना ही बुरा है तो भाई बाकी के आपके साथी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? राजद ने तो इस मुद्दे को नहीं उठाया। जहां पर आप छोड़ कर गए वहीं पर इन लोगों ने छोड़ दिया। ना उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ आपके बाकी के तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बाकी के घटक दल कहां हैं इस मुद्दे को लेकर? हकीकत है कि वो भी समझ रहे हैं। और मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए और राहुल जी, प्रियंका जी के लिए मैं समझ रहा हूं कि तकलीफ की बात होगी। एक के बाद एक हार पचाना आसान नहीं होता है। आप इतनी बार आप हारते जा रहे हैं। हरियाणा की हार कोई आसान नहीं रही होगी इन लोगों के लिए समझना। वहां पे जब ये जलेबी बांट रहे थे और सोचे कि यहाँ पे जलेबी छान के ये सब चीजें हो जाएंगी, जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी है हरियाणा में, वही हर्ष इन लोग का बिहार में होने वाला है। एंड दे आर एंटीसिपेटिंग दिस। पासवान को आप सुन रहे थे और वो लगातार निशाना साध रहे हैं महागठबंधन पर, और आप देख रहे होंगे कि उनके चेहरे पर आपको एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। पहला चरण खत्म हुआ है और उसके बाद चिराग पासवान कॉन्फिडेंस इस बॉडी लैंग्वेज के साथ कह रहे हैं कि ये चुनावी वैतरणी इस बार एनडीए ही पार करने वाली है। हालांकि जनता का क्या मूड रहने वाला है ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अब क्योंकि पहला चरण खत्म हो गया है तो दूसरे चरण के लिए अब कमर कस ली है इन राजनेताओं में। अब जोर आजमाइश उन इलाकों में होगी जहां दूसरे चरण का चुनाव होना है। और देखिए, शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर ही दी है। वहां किस तरह की रंगत दिखेगी ये भी हम आपको प्रहार में पटना से दिखाएंगे। इसी के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।